बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक में सबसे पहले आएगा, गुड इवनिंग अपूर्वा एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली। हाँ, एस ब्लॉक फिनिश हो गया, कल क्लास हुई थी, एस ब्लॉक अपूर्वा फिनिश हो गया है। क्लास रेगुलरली अटेंड किया करो। हाँ, तो ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली है। बोरॉन फैमिली में आप लोगों ने जो एलिमेंट्स आपने पढ़े हैं पीरियोडिक टेबल में, एक तो बोरॉन होता है, फिर एल्युमिनियम, फिर गैलियम, फिर इंडियम और उसके बाद हेलियम। इसको याद रखने का तरीका है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूं, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। और इनके नाम है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये ग्रुप 13 में आते हैं और इन एलिमेंट्स का जो लीडर है यानी जो लीडिंग एलिमेंट है वो बोरॉन है। इसी वजह से इन पांचों एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि ये बोरॉन की फैमिली है। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NH2 NP1, यानी आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इस वजह से इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP1 होता है। आप चेक कर सकते हैं, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है हीलियम यानी 1s2, फिर इसके आगे 2s2 2p1। ठीक है, और एल्युमिनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 13 है, तो 1s2 2s2 2p6 यानी नियॉन, और फिर उसके बाद आएगा 3s2 3p1। तो आप देखिए बोरॉन और एल्युमिनियम इन दोनों में आउटर मोस्ट शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी s ऑर्बिटल तो फुलफिल्ड है, लेकिन p ऑर्बिटल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम गैलियम पे आते हैं। गैलियम में जो नोबल गैस होगी, जो नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो आर्गन होगी। आर्गन का एटॉमिक नंबर सब जानते हैं 18 होता है। तो ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद आता है 4s, तो 4s2, फिर उसके बाद क्या आएगा 3d10। 4s और 4p के बीच में 4s और 4p के बीच में 3d पड़ता है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 3d10 4p1। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3d10 पहले लिख दिया और 4s2 4p1। तो एक बार फिर से देखिए, आउटर मोस्ट शेल यहाँ पे 4 है और इसी वजह से ये 4th पीरियड में होता है पीरियोडिक टेबल में, तो उसका s ऑर्बिटल भरा हुआ है और p ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन 4s के पहले 3d वो आपका पूरा भरा हुआ है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ बोरॉन फैमिली में कौन सा एलिमेंट d ऑर्बिटल जिसमें फुलफिल्ड होते हैं, तो आंसर है गैलियम। इन तीनों में
गैलियम। ठीक है, अब इंडियम पे आते हैं। इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन के नीचे आता है क्रिप्टन। ठीक है, और इसमें आएगा 4d10 5s2 5p1। ठीक है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप एटॉमिक नंबर भी झट से निकाल सकते हो। जैसे इंडियम का एटॉमिक नंबर आपसे पूछा जाए तो क्रिप्टन का 36 होता है, नोबल गैसेस के तो याद ही रखने पड़ेंगे। 36 और 10 हो गया 46 और 2 48 और 1 49। तो इंडियम का एटॉमिक नंबर 49 है। अब हम आते हैं थैलियम पे। तो थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में, थैलियम देखिए इंडियम के नीचे है, यानी थैलियम आएगा 6 पीरियड में, 5 के नीचे 6, 6 पीरियड में। और 6 पीरियड में 6s ऑर्बिटल होगा, और 6s ऑर्बिटल अगर होगा तो फिर 4f ऑर्बिटल भी होगा। ठीक है, f ब्लॉक एलिमेंट की शुरुआत हो जाती है 6 पीरियड में, आपने लेंथेनॉइड देखा था पीरियोडिक टेबल में। तो यहां पे क्रिप्टन के नीचे ज़ेनॉन, और फिर उसके बाद आएगा 4f14, यानी f ऑर्बिटल इन 5 में से सिर्फ थैलियम में पाए जाएंगे, और f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अच्छा, 4f के आगे बढ़ेंगे तो 4d के नीचे 5d10, और फिर वही आएगा 6s2 6p1। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा। और एटॉमिक नंबर बताओ जरा थैलियम का कितना होगा, सब लोग बताओ मुझे थैलियम का एटॉमिक नंबर। देखें कौन बता पाता है। 81। अच्छा, बाकी लोग भी बताएं। यस, 81 एकदम सही। ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है। 54 और 14 और 10 और 2 और 1, इन सबको जोड़ो 81 आएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रुप 13 में वो कौन सा एलिमेंट है जिसके f ऑर्बिटल फुलफिल्ड होते हैं। आंसर थैलियम। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, देखिए डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है, यहां भी इंक्रीज करती है, लेकिन एक एक्सेप्शन आता है। तो पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड ऑर्डर बताता हूं। बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज करती है। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके रेडियस निकाली गई तो एक्चुअल ऑर्डर इससे थोड़ा अलग आया, और वो ऐसे हुआ, एल्युमिनियम आगे चला गया और गैलियम पीछे आया। यानी गैलियम को एल्युमिनियम से बड़ा होना चाहिए, लेकिन गैलियम एल्युमिनियम से छोटा होता है, उसकी रेडियस कम होती है। तो जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो ये होता है, यानी ये एक्सेप्शन हो गया। और एक्सेप्शन पूछे जाते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि भाई गैलियम क्यों एल्युमिनियम से स्मॉलर होता है, क्या रीजन है। तो बच्चों नोट करिए और इसको याद करिए। मैं आपको रेडियस भी बता देता हूं, आपकी बुक में दे रखा है, आप सुन लीजिए। बोरॉन की जो रेडियस होती है वो 88 पिकोमीटर होती है, यानी 88।
और एल्युमिनियम की रेडियस होती है 143 पिकोमीटर, जबकि गैलियम की रेडियस होती है 135 पिकोमीटर। ध्यान दीजिएगा, गैलियम की रेडियस 135 पिकोमीटर होती है और एल्युमिनियम की रेडियस 143 पिकोमीटर होती है। तो वाकई गैलियम की रेडियस एल्युमिनियम से कम है। फिर उसके बाद इंडियम की एटॉमिक रेडियस होती है 167 पिकोमीटर, 167, और थैलियम की एटॉमिक रेडियस होती है 170 पिकोमीटर, 167 और इसकी 170। यानी डाउन द ग्रुप रेडियस बढ़ रही है सिवाय एक एक्सेप्शन के, और वो है गैलियम। गैलियम की रेडियस एल्युमिनियम से ज्यादा होने की बजाय उससे कम होती है। इसकी वजह देखते हैं। इसका रीजन है शील्डिंग इफेक्ट। बहुत पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट रेस्पॉन्सिबल है फॉर द स्मॉलर रेडियस ऑफ गैलियम देन एल्युमिनियम। आंसर है शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैंने शायद एक बार बताया भी होगा, दोबारा फिर बता दे रहा हूं। एक्चुअली वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस ही रेडियस कहलाती है। लेकिन आउटर मोस्ट शेल के पहले जो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस करीब नहीं आने देते हैं। इनर शेल के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन लगाते हैं, यानी दूर धकेलते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन एक तरह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से प्लस चार्ज है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज है, न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है, ये एक शील्ड का काम कर रहे हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस तक आने से रोक रहे हैं। बोलो बच्चों, समझ में आया शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर धकेलना, ताकि न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ना खींच पाए। ठीक है। और शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा लगाता है एस ऑर्बिटल, उससे कम पी ऑर्बिटल, उससे कम डी ऑर्बिटल, सबसे कम एफ ऑर्बिटल। मैं ग्रेडिंग कर देता हूं। एस और पी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट गुड होता है, डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर होता है, और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है। इसकी वजह भी सुन लीजिए ध्यान से, फिर नोट करिएगा। एक्चुअली एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल साइज में बहुत छोटे होते हैं, तो अगर इनमें इलेक्ट्रॉन हैं तो वो न्यूक्लियस के बहुत करीब होंगे। न्यूक्लियस के करीब होंगे तो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करेंगे, और जब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होने लगेगा तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच नहीं पाएगा। यानी एस और पी सबशेल के इलेक्ट्रॉन बढ़िया शील्ड होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए। जबकि डी और एफ ऑर्बिटल ये साइज में बहुत बड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स शेप के होते हैं, जैसे डी ऑर्बिटल डबल डबल शेप का होता है। तो इन सबशेल में कॉम्प्लेक्सिटी होती है, साइज में ये बहुत बड़े होते हैं। तो इन सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे इनर शेल के, तो वो न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, जिससे न्यूक्लियस का जो बाइंडिंग फोर्स है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो काफी स्ट्रांग लगेगा, और न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता चला जाएगा। यानी डी और एफ सबशेल के इलेक्ट्रॉन बढ़िया शील्डिंग नहीं करते हैं। बोलो बच्चों, ये ऑर्डर क्लियर हुआ? एस और पी ऑर्बिटल गुड शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, और डी और एफ ऑर्बिटल
खराब शील्डिंग इफेक्ट लगाते हैं, F तो बहुत ही खराब शील्डिंग इफेक्ट लगाता है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ ये ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट का रेडियस में जो एक्सेप्शन आया है, क्या रोल है शील्डिंग इफेक्ट का। तो देखिए, जब एल्युमिनियम का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। तो ये देखिए आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं और ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन है वो s और p सब शेल में है, इस वजह से ये काफी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे, और काफी ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगाएंगे तो एल्युमिनियम का न्यूक्लियस जितना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है उतना नहीं खींच पाएगा। इस वजह से यहां पे रेडियस इज बिगर देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअल में रेडियस उससे ज्यादा आएगी, क्योंकि इसमें शील्डिंग बहुत अच्छी हो रही है एस और पी सबशेल की वजह से। जबकि जब हम गैलियम में आते हैं तो गैलियम में आपने देखा ही था, आर्गन 3d10, 4s2, 4p1। तो यहां पे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है फोर्थ शेल में जो प्रेजेंट है, तो उसके पीछे आपको d ऑर्बिटल में दिख रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन, और d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन अच्छी शील्डिंग नहीं करते हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो गैलियम में शील्डिंग इफेक्ट बहुत पुअर है। तो गैलियम में बहुत पुअर शील्डिंग इफेक्ट प्रेजेंट है डी सबशेल की वजह से। तो यहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शील्ड नहीं हो पाएंगे, और ये जो गैलियम का न्यूक्लियस है ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता चला जाएगा, और इससे जो रेडियस है जितना हम सोच रहे थे उससे कम आती है। रेडियस इज लेस देन एक्सपेक्टेड वैल्यू। E डॉट वी एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा रेडियस आती है। तो एक तरह से आप देखिए क्या हुआ, एल्युमिनियम, इधर देखिए सब लोग, एल्युमिनियम की रेडियस एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आई और गैलियम की रेडियस एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम आई। इसी वजह से यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया है, और ये सब हो रहा है शील्डिंग इफेक्ट की वजह से। और पी की वजह से, और गैलियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट लग रहा है डी की वजह से। इसी वजह से गैलियम की रेडियस एल्युमिनियम से कम आती है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सबको? ठीक है, नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, आयनाइजेशन। किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी लगती है उसे ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करना है तो डेफिनेटली
हमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का बाइंडिंग फोर्स तोड़ना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें फोटोन के थ्रू एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके। तो जितनी एनर्जी देने से एटम की आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। और बताइए, डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस और डिक्रीज? डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली डिक्रीजेस, एकदम सही, क्योंकि रेडियस बढ़ने से न्यूक्लियस का बाइंडिंग फोर्स कम हो जाता है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। तो जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर है वो आप पहले बना लीजिए, जो हम पीरियोडिक टेबल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये आ रहा है। डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज। लेकिन जब प्रैक्टिकल किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यूज निकाली गई, तो फिर एकदम अलग आयनाइजेशन एंथैल्पी आई। जैसे बोरॉन की तो सबसे ज्यादा आनी चाहिए थी और सबसे ज्यादा भी आई, लेकिन एल्युमिनियम और गैलियम में बहुत कम डिफरेंस ऑब्जर्व हुआ। बोरॉन की 801 किलो जूल पर मोल होती है और एल्युमिनियम की 577 किलो जूल पर मोल होती है। तो आप देखिए, बोरॉन और एल्युमिनियम में आयनाइजेशन एंथैल्पी में जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है। लेकिन गैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी देखिए 579 किलो जूल पर मोल है। तो कायदे से बच्चों, एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए, गैलियम की कम होनी चाहिए। अब इसको आप ज्यादा थोड़ी ना बोलोगे, 577 और 579 में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बराबर है। तो ये एक पॉइंट ध्यान देने वाला है, ये एक एक्सेप्शन है। तो आप देख रहे हैं कि एल्युमिनियम की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन एल्युमिनियम की थोड़ी सी बल्कि कम आ रही है, यानी यहां पे एक एक्सेप्शन आया है बच्चों। तो यहाँ पे आप इस तरह का एरो बना लीजिए ताकि ध्यान रहे कि जो एक्सपेक्टेड ऑर्डर था उसमें बदलाव आया। अभी मैं इसकी वजह बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। चलिए, इंडियम की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो काफी कम होती है, 558 किलो जूल पर मोल। अब देखिए, बल्कि ज्यादा होती है, 589 होती है। 89 की अगर हम बात करें तो ये तो बच्चों आ रहा है सेकेंड नंबर पे। तो थैलियम ने एक बड़ी लंबी जंप लगाई। थैलियम की इन तीनों से कम होनी चाहिए थी आयनाइजेशन एंथैल्पी, लेकिन थैलियम ने बड़ी लंबी जंप लगाई और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी इन तीनों से ज्यादा आ गई। तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल बिहेवियर हमें देखने को मिल रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी में। तो अगर हम एक्चुअल ऑर्डर बनाए ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो एक्चुअल ऑर्डर जो आएगा वो आएगा सबसे ज्यादा बोरॉन, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा थैलियम, फिर उसके बाद आएगा गैलियम, फिर एल्युमिनियम और फिर इंडियम। तो बड़ा ही अटपटा सा इरेगुलर ऑर्डर आ रहा है आयनाइजेशन एंथैल्पी का, क्योंकि दो एक्सेप्शन मिले। एक तो गैलियम मिला, गैलियम की कम होनी चाहिए लेकिन ज्यादा होती है, और थैलियम की तो सबसे कम होनी चाहिए लेकिन इसकी सबसे कम नहीं बल्कि इसकी काफी ज्यादा होती है। बोरॉन से ज्यादा नहीं होती है लेकिन बाकी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां भी जो रीजन होगा बच्चों वो शील्डिंग इफेक्ट होगा। कैसे? अभी आपको बताऊंगा।
नोट कर लीजिए। और जरा मुझे बताइए कि शील्डिंग इफेक्ट अगर बहुत कम लग रहा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम लग रहा है तो उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? इंक्रीजेस या डिक्रीजेस? सोच समझ के जवाब दीजिए कि अगर शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है तो उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी? सब लोगों का जवाब गलत है। सबका जवाब गलत है। डिक्रीज नहीं होगी बल्कि इंक्रीज होगी। अरे भाई, अगर शील्डिंग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कस के अपनी ओर खींचता चला जाएगा। यानी न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो बाइंडिंग फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है, वो काफी ज्यादा लगेगा। तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भाई एनर्जी ज्यादा लगेगी ना। और अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा हुआ शील्डिंग इफेक्ट अगर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? भाई शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होने का मतलब इनर शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देंगे और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा बाइंडिंग फोर्स ना लगा पाएगा, अपनी ओर नहीं खींच पाएगा। तो फिर इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होगा, उसको रिमूव करने में बहुत कम एनर्जी लगेगी। बताओ बच्चों, समझ में आया कि शील्डिंग इफेक्ट और आयनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे? जिन एटम्स में ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट लगता है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम आती है, और जिन एटम्स में कम शील्डिंग इफेक्ट लगता है उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा आती है। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तो जैसे अभी आप लोगों ने थैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो थैलियम में इनर शेल में कौन प्रेजेंट है? एफ ऑर्बिटल। और एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, पुअर नहीं बल्कि वेरी पुअर। तो आप इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि ड्यू टू वेरी पुअर shielding effect of f orbitals in helium, ionization energy is come out to be more than expected वैल्यू। तो थैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी आपने देखा एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आ रही है, होनी चाहिए सबसे कम, लेकिन आ रही है सेकंड नंबर पे। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि थैलियम में एफ ऑर्बिटल होते हैं और एफ ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, शील्ड नहीं कर पाते हैं। तो न्यूक्लियस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कस के अपनी ओर खींच लेता है। अब कस के अपनी ओर खींचेगा ताकत से, तो उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के चंगुल से छुड़ाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी थैलियम की काफी ज्यादा आ रही है अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से, और इसीलिए एक्सेप्शन आया। और यही वजह है एल्युमिनियम और गैलियम का भी। गैलियम में वेरी पुअर तो नहीं था, लेकिन पुअर शील्डिंग इफेक्ट था, और इसी पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से कम होने की बजाय
थोड़ी सी ज्यादा आई है। ये देखिए गैलियम की एल्युमिनियम से ज्यादा है। तो ये बड़ा एक्सेप्शनल ऑर्डर था आयनाइजेशन एंथैल्पी का। दो एक्सेप्शन है, आप ऐसे ध्यान रखिएगा। रेडियस में एक एक्सेप्शन था गैलियम, लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी में दो एक्सेप्शन होते हैं, एक गैलियम और एक थैलियम। गैलियम में डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट और थैलियम में एफ ऑर्बिटल का वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से उनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम की बजाय ज्यादा आई है। तो बताओ बच्चों, समझ में आया? इंडियम में क्यों नहीं है? बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। देखिए ऐसा है, इंडियम में, इंडियम और गैलियम में अगर हम बात करें तो दोनों में डी ऑर्बिटल है। गैलियम में भी डी ऑर्बिटल है, इंडियम में भी डी ऑर्बिटल है, तो दोनों में डी ऑर्बिटल है, तो दोनों में बराबर शील्डिंग इफेक्ट है। तो फिर गैलियम और इंडियम में अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक्सेप्शन नहीं आया। हाँ, अगर तुम ये कहोगे एल्युमिनियम और इंडियम में अगर बात करें तो इंडियम को एल्युमिनियम से ज्यादा होना चाहिए। नहीं भाई, आयनाइजेशन एंथैल्पी अकेले शील्डिंग इफेक्ट पे थोड़ी ना डिपेंड करती है। शील्डिंग इफेक्ट के अलावा एक दूसरा फैक्टर भी तो है, एटॉमिक रेडियस, उस पर भी तो डिपेंड करती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो बात वही है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक तो रेडियस और एक शील्डिंग इफेक्ट। जब हम एल्युमिनियम और गैलियम में कंपैरिजन करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, और थैलियम की बात करते हैं तो वहां पे भी शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है। लेकिन इंडियम के केस में इतना शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट नहीं करता है, वहां पे रेडियस डोमिनेट करती है। इस वजह से इंडियम में एक्सेप्शन नहीं आया है। एक्सेप्शन तो तब आता है ना जब कंट्रास्ट वाली प्रॉपर्टी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो, नहीं तो हमेशा जो जनरल ऑर्डर है वही फॉलो होता है। तो यहाँ पे जो कंट्रास्ट वाली प्रॉपर्टी है वो है शील्डिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी, शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जा रही है। वो थैलियम में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे प्रेजेंट है। एल्युमिनियम गैलियम में भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मेन आपको ध्यान रखना है थैलियम यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये जो एक्सेप्शनल ऑर्डर है ये पूरा आपको याद करना पड़ेगा। आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है मैथ्स की तरह कि फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया। ये फैक्ट्स हैं। आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज बताई है किलो जूल पर मोल में, तो इन फैक्ट्स की बेसिस पे हम ये ऑर्डर बना रहे हैं। हाँ, क्यों ये एक्सेप्शन आए हैं उसकी वजह आपको ध्यान रखनी है, वो है शील्डिंग इफेक्ट का कम हो जाना और उससे आयनाइजेशन एंथैल्पी का बढ़ जाना। अब जैसे यहीं पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड नंबर पे क्यों आई, बोरॉन से भी ज्यादा क्यों नहीं हो गई? तो भाई इसका कोई जवाब नहीं है। इस पे तो एक्सपेरिमेंट किया गया, वैल्यू निकाली गई है और उन वैल्यूज को फिर इस ऑर्डर में सेटिस्फाई किया गया है। थ्योरेटिकली तो बस हम ये बताएंगे कि थैलियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी अपनी एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा आएगी। अब कितनी ज्यादा आएगी? 40 किलो जूल ज्यादा आएगी, 50 किलो जूल ज्यादा आएगी, 100 किलो जूल ज्यादा आएगी, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बाकी दूसरी प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई जाएंगी। तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो उसी लिंक को ज्वाइन करिएगा, ओपन करिएगा, 2 मिनट बाद फिर से मीटिंग में जुड़िएगा।